नाकामयाबी झारखंड सरकार की पिछले कुछ समय से आ पड़ रही है। आप लोगों ने देखा झारखंड टेट का नोटिफिकेशन 2024 में आया, एग्जाम तक नहीं करा पाए, सिलेबस इतना गंदा यहाँ पर दे दिया। उससे पहले 2016 से लेके इतने लंबे टाइम पीरियड तक यहाँ पर इतने कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी नाकामयाबी है। लेकिन आज आपके सामने नोटिफिकेशन आया, नियमावली यहाँ पर देखने को मिल रही है, नया सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सिलेबस को देखने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप थोड़ा सुकून के साथ रहिए। जो इन्होंने अपना सिलेबस दिया है ना, पेपर वन ये कर लेते एक एक करके। जो झारखंड टेट का आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट आज हो चुका है, जिसका सिलेबस पैटर्न सारी जानकारी जितनी आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ पर इन्होंने उसके माध्यम से दी थी, जो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही देखिए, जो लोग हमसे पहले से झारखंड टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि जब भी झारखंड टेट के अंदर अगर कुछ नई चीज आएगी, नया सिलेबस कुछ चेंज होगा, नया पैटर्न चेंज होगा, तो जो भी नई चीज आएगी अपडेट कर दूंगा। और मैंने एक लाइन और कही थी कि अगर पूरा सिलेबस भी चेंज हो गया ना, तो पूरे के पूरे नए सिलेबस वाला बैच आपको फ्री में दूंगा। तो वही जो बात मैंने कही थी उसी बात को आज कह रहा हूँ। जितने लोगों ने पहले का बैच लिया था, ये वाला नया बैच पूरे नए सिलेबस के साथ आपको मैं फ्री में यहाँ पर दूंगा। आइए एक एक करके सभी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आपके सामने यहाँ पर झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखोगे तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन की यहाँ पर जानकारी आपको दिख जाएगी। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूँ तो आपके सामने आज यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके फॉर्म बनने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके 21 अप्रैल 2026 से 21 मार्च क्या नाम है 21 मई 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 21 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मई से फॉर्म भर जाएंगे। एक महीने तक का लगभग ये समय आपको यहाँ पर दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने फॉर्म को यहाँ पर भर सके। आप में से कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने जो पिछले वाला आपका जेटेट का आपका फॉर्म भरा था, क्या उनको भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 3024 के आलोक में आवेदन पत्र यहाँ पर भरे थे, उनके लिए भी आवेदन पत्र दोबारा भरना अनिवार्य यहाँ पर होगा। यानी कि आप लोगों के भी यहाँ पर फॉर्म भर जाएंगे। बस इसमें आपको एक राहत की बात ये दे दी है कि भाई आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब अगर अलग से कोई भी फीस आपको नहीं यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। ये वाली बात समझिए। और ये सिर्फ ना सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के अलावा अदर जितने भी स्टेट है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अहर्ता के अंदर एक पॉइंट हमेशा लिखा होता है, वो भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे एज की बात करें तो एज के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। और अगर अधिकतम एज यहाँ पर होनी चाहिए तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरा टीचर्स की बात कर रहा हूँ तो उनके लिए 58 का यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया। इस प्रकार से अलग अलग एज के क्राइटेरिया यहाँ पर रखे हुए, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। उसके अलावा अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूँ, देखिए पेपर के पैटर्न की बात करूँ तो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए पेपर आपका चाहे आपके सामने पेपर फर्स्ट हो या आपके सामने यहाँ पर पेपर सेकंड हो, दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे 150 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 150 नंबर के पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसी में से आपको पास करना यहाँ पर जरूरी होगा। उसके बारे में भी मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पेपर की आपके सामने यहाँ पर बात करूँ, अगर आपके सामने यहाँ पर पेपर की बात करूं तो वही पेपर में चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में 2.5 घंटे का समय मिलता है। जो दिव्यांग लोग हैं, खासकर जो आपके दृष्टि बाधित है, विजुअल इंपेयरमेंट वाले कैंडिडेट है, उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, उनको स्क्राइब भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आगे बात करें आपके 150 नंबर का जो पेपर है, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपके सामने पेपर सेकंड हो, इसके ऊपर भी मैं एक एक करके पूरी डिटेल में बात करूंगा आपके सामने। जो ये 150 नंबर का पेपर है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, सामान्य वर्ग का अगर कोई यहाँ पर कैंडिडेट है, ठीक है, और साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो भाई आपको 60% लाने जरूरी होंगे। यानी कि 150 से 60% कितने हो जाएंगे? वही 90 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप लोग पिछड़े वर्ग से हो तो आपको 55% लाने पड़ेंगे, यानी आपको 82 नंबर यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर SC ST अनुसूचित जाति जनजातीय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह दिव्यांग कैटेगरी से हो तो आपको 52% यहाँ पर लानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार का इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया है, जिसके बारे में मैं अभी सारी जानकारी आपको एक एक करके दूंगा,
इस सिलेबस के हिसाब से आप लोग बहुत आराम से लेकर आ सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है इस सिलेबस के हिसाब से। और जो सिलेबस का स्ट्रक्चर दिया है ना, जिस प्रकार से इन्होंने एनईपी 2020 को महत्व दिया है, नए वाले आंसर चाहे वो फाउंडेशनल स्टेज हो, चाहे आपके स्कूल एजुकेशन की यहाँ पर बात की जाए, और हर सब्जेक्ट में पेडागोजी को इंक्लूड किया है, तो भाई आपका बहुत आराम से सिलेबस हो जाएगा, बहुत आराम से इस एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करोगे, इतना मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर करूंगा बात एक एक करके, पहले बाकी की जानकारी आपको एक एक करके बता देता हूँ। पेपर की अगर मैं शुल्क की बात करूं, कितनी फीस ली जाएगी भाई, सामान्य वर्ग से यहाँ पर ली जाएगी आपके, पेपर 1 है तो 1300, पेपर 2 है वो भी 1300, और दोनों की 1500, मतलब फीस अच्छी प्रकार से ली जाएगी। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो वो भी भाई आपका जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आता है। बाकी अगर मान लीजिए कोई SC ST कैटेगरी, OBC, जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आपके सामने फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप लोग 21 तारीख से फॉर्म यहाँ पर भरोगे तो तब ये फीस आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके सामने एग्जाम डेट की, यहाँ पर बात करें परीक्षा की तिथि की बात करें, अब अनेकों बार परीक्षा की तिथि के ऊपर डिस्कशन हो गया। जो कैंडिडेट तैयारी भी कर रहे हैं उन्होंने भी हर मोर्चे पर अपनी यहाँ पर लड़ाई लड़ी। आज 28 तारीख है ना, नोटिफिकेशन आया, 31 तारीख को डेट थी मेरे ख्याल से, तो कोर्ट के द्वारा शायद, जहां तक अगर मैं ठीक हूं तो एक डेट दी गई थी, अभी जून की डेट भी सर्कुलेट हो रही थी। तो देखिए अगर 21 अप्रैल से 21 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो नो डाउट पेपर तो आपका जून के बाद ही मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, बहुत आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे जून तक। पहले वाला सिलेबस होता ना तो जून के आगे तक का भी ले लो, वो सिलेबस कंप्लीट होने वाला ही नहीं था। इतना गंदा वाहियात सिलेबस यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इसमें तो आपको वही टेंशन मुक्त होने की जरूरत है जो इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का सिलेबस दिया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसके सिलेबस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ, जो यहाँ पर इसका सिलेबस है उसके सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे पेपर 1 पेपर 2 में 150 नंबर के आपके सामने यहाँ पर नंबर होंगे, इसी में से आपको पास यहाँ पर होना पड़ेगा। देखिए अगर बात करें सीडीपी वाले सेक्शन की बात करें, सीडीपी वाले सेक्शन की बात करें तो आपके 30-30 नंबर की, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों में 30-30 नंबर की आएगी। इससे पहले भी जो इन्होंने सिलेबस दिया था उसमें भी जो सीडीपी का सेक्शन था वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट जिन लोगों को मैंने बैच में पढ़ाया था तो आपने देखा होगा वो बहुत बड़ी तुरम खा वाली चीज तो थी नहीं। हाँ, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट का लेवल उन्होंने बहुत खतरनाक दिया था। तो जो सीडीपी का सिलेबस है जो मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट का एक एक करके बताऊंगा, बस राहत की सांस लीजिए कि अब आपका काम हो जाएगा। इस सिलेबस को देखने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ, पिछली बार जो सिलेबस दिया था उस सीडीपी को देखकर भी मैंने पहले भी कह दिया था, लेकिन बाकी के अदर सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो दोनों में सीडीपी आपके भाई 30-30 नंबर की आएगी। उसके बाद बात करें भाषा की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इसमें से कोई भी दो भाषा आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। अगर मान लीजिए आगे जाकर आप उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर देखना चाहते हो तो वही इन दोनों में से आपकी एक फिर उर्दू होना यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं भाषा सेकंड की बात करूं तो नियमावली की अनुसूची 1 में इन्होंने जो भी नियमावली यहाँ पर जारी करी ना, उस नियमावली के सबसे नीचे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपकी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर होती है, ठीक है, जिसमें आपकी क्षेत्रीय यहाँ पर जो भाषा होती है, जो जनजातीय भाषा होती है, तो कई सारी क्षेत्रीय भाषा आपके सामने है। ठीक है, तो उसमें से कोई एक भाषा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो भाषा के इन दोनों सेक्शन का नंबर 30-30 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 30-30 वाला सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके सामने पेपर 1 में आपका मैथ्स आ जाएगा 30 नंबर का और ईवीएस आ जाएगा आपके सामने 30 नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर आ जाएगा। अगर आप लोग पेपर 2 के अंदर देखोगे तो भाई पेपर 2 के अंदर जिनका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस आ जाएगा 50 नंबर का, जिनका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आ जाएगा आपका 50 नंबर का। बाकी 10-10 नंबर में इन्होंने जो है ना कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो टेट एग्जाम में हमको देखने को मिला है कंप्यूटर, अब चाहे वो बेसिक जानकारी का क्यों ना हो तो कंप्यूटर यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। ठीक है, इसको हम आराम से करा देंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये तो ऐसा आपका कंप्यूटर का सेक्शन है, यूट्यूब पर भी बड़ी-बड़ी 2-4 मैराथन क्लास करा दी, उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बैच के माध्यम से भी इसको बहुत आराम से यहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाई टेंशन मत लेना। और देखिए आगे जितने भी टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं ना, तो उन टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको कंप्यूटर का सेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब करने जाओगे तो आईसीटी का यूज हर जगह क्लासेस के अंदर हो रहा है, तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इन्होंने आईसीटी का एक आपका चैप्टर भी ऐड किया हुआ है सीडीपी वाले सेक्शन के अंदर। अब मैं बात करता हूँ सीडीपी वाले सेक्शन की बात करता हूँ, बाल विकास वाले सेक्शन की बात करता हूँ, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। ठीक है, चाहे आपके सामने पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में जो आपकी सीडीपी है वो भी सेम
सेम ही हो यहाँ पर होती है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, इस बार सेम है, दो पूरी की पूरी सेम है। देखिए आपका डेवलपमेंट का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट और आपके लर्निंग का यहाँ पर रिलेशन है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, डेवलपमेंट क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, दोनों का रिलेशन यहाँ पर क्या होता है। उसके अलावा इनके सिद्धांत आ जाएंगे, जो डेवलपमेंट की आपकी थ्योरी होती है, जो इनके सिद्धांत होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीटेट या दूसरे टेट में भी यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इस बार सिलेबस के अंदर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा नीति 2020 और उसके अलावा एनसीएफ एससी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो भाई शिक्षा नीति 2020 की एंट्री हो गई है, नए वाले एनसीएफ की यहाँ पर एंट्री हो गई है। तो इस बार जो आपके सामने झारखंड टेट का एग्जाम है उस पर पूरा प्रभाव आपकी शिक्षा नीति 2020 और नए वाले एनसीएफ का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने कह दिया कि भाई इसकी सब्जेक्ट की पैडागोजी है तो आपको रेफरेंस के तौर पर शिक्षा नीति 2020 के इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इस बार का पेपर देखिए, जितना मेरा अनुभव है मैं आपके साथ इस वाली बात को कहता हूँ, झारखंड टेट का एग्जाम ऐसा टेट होने वाला है जिसमें आपकी फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक जानकारी जो पहले से पूछता आता है वो भी पूछी जाएगी और कंसेप्चुअल यानी कि समझ आधारित जानकारी वो भी पूछी जाएगी। क्योंकि अगर इन्होंने शिक्षा नीति 2020 ले ली, नए वाला एनसीएफ ले लिया, तो आपके पूरे पेपर पर आपकी समझ आधारित चीजें भी, कंसेप्चुअल आधारित चीजें भी और आपकी फैक्चुअल चीजें भी, तथ्यात्मक चीजें, दोनों चीजें आपकी पूछी जाएगी। तो भाई दोनों चीजें आपको पढ़नी है और दोनों ही चीजें हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर टेट के एग्जाम में आपकी नई शिक्षा नीति 2020 और नए एनसीएफ का प्रभाव आ रहा है ना, तो समझ लेना पेपर कंसेप्चुअलाइजेशन भी आपका हो रहा है, समझ आधारित पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में इन्होंने पैडागोजी को यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो हर सब्जेक्ट में पैडागोजी को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ आना कंसेप्ट की ओर भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन उस पैडागोजी में फैक्चुअल नॉलेज भी आपसे जरूर पूछेंगे टेट के एग्जाम में, इतना मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोग देखोगे बाल केंद्रीय शिक्षा और मतलब वही आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन डेवलपमेंट का चैप्टर दे दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर दी, सीसी की यहाँ पर बात कर दी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यहाँ पर बात कर दी और शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की यहाँ पर बात कर दी। एक तो इन्होंने सीडीपी का सिलेबस बताया ना, मैं इस वाकई में खुश नहीं हूँ। कम से कम सीडीपी का सिलेबस के अंदर आप चैप्टर ऐड करो, उनको ढंग से तो ऐड कर देते। अब यहाँ पर एनईपी 2020 के संदर्भ में कह रहे हो समग्र आकलन, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जोड़ दी, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा तो अलग अलग कर देते, मान लीजिए ऊपर एनईपी 2020 इनसे आपके स्कूल एजुकेशन वाला उसको अलग से ऐड ऑन कर देते। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, जो बच्चा अपने आप से पढ़ रहा होगा। अगर मान लीजिए उसको टीचर मिल गया, मान लो मैं बता रहा हूं तो मैं तो सारी बता दूंगा खोल खोल कर, कोई खुद से पढ़ रहा होगा उसको भी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इतने समय बाद नया सिलेबस भी दिया तो नए कैंडिडेट के लिए दिक्कत हो जाएगी, वरना कुछ नहीं है सिलेबस के अंदर। समतामूलक और समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सब आपके शिक्षा नीति 2020 में दिए गए चैप्टर है, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अधिगम और शिक्षा शास्त्र की बात करें, लर्निंग और पैडागोजी की बात करें, ये कंसेप्ट आधारित चीज आपके सामने देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपकी पैडागोजी को यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें मोटिवेशन आ जाएगा, लर्निंग आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आईसीटी का रोल मैंने कहा हर एक टीचिंग एग्जाम के अंदर अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी क्लासेज होती है डिजिटल क्लासेज होने वाली है। जब शिक्षा नीति 2020 पढ़ोगे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कितना प्रभाव आईसीटी का यहाँ पर पढ़ने वाला है, ठीक है, तो ये देखने को मिल जाएगी। तो बस भाई यही सिलेबस है, ये रहा सीडीपी का इतना सा सिलेबस, और मुझे पूरा उम्मीद है जब पेपर आएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। मैंने दोनों का सीडीपी का सेक्शन आपको बता दिया। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी का पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस है, अगर किसी का पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस है, फिर सोशल साइंस और साइंस के ऊपर बात करेंगे। अगर पेपर फर्स्ट के अंदर किसी का सेक्शन ईवीएस है तो इन्होंने ईवीएस के सेक्शन यहाँ पर दे दी, ईवीएस के चैप्टर यहाँ पर एक एक करके दे दी। तो इन चैप्टर में आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, आपकी जो स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती है उससे काफी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ सब्जेक्ट पैडागोजी दे दी, यहाँ पर मान लीजिए ईवीएस है तो ईवीएस की पैडागोजी का सेक्शन यहाँ पर आपको दे दिया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आपके अगले सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आपका अगला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपका अगला सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस वाला है, ठीक है। सोशल साइंस वाला आपके सामने सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान वाला सब्जेक्ट है। तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सबके इन्होंने यहाँ पर सेक्शन दे दिए, उनके सबके चैप्टर यहाँ पर दे दिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ में इन्होंने फिर सब्जेक्ट पैडागोजी यहाँ पर भी दे दी, सब्जेक्ट पैडागोजी इन्होंने फिर यहाँ पर भी दे दी। ये रही इनफैक्ट शिक्षा नीति 2020 में सोशल साइंस के संदर्भ में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आलोचनात्मक चिंतन होती है, उसके संदर्भ के बारे में यहाँ पर बता दिया। हालांकि जितनी चीजें लिखी है ना, इनके अलावा अलग तरीके से भी और भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ढंग का सिलेबस तरीके से तो दे देते, इतने समय के बाद दे रहे हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे साइंस वाला सेक्शन देखोगे तो वही साइंस वाले सेक्शन में भी आपको पेडागोजी का सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और फिर वही आपके सामने एक एक करके सारे चैप्टर दे दिए। इन चैप्टर को देखने के बाद कम से कम ये खुशी हुई है, चलो पहले वाले से तो कलेश कटा, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर मैथ्स की भी बात करें, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो आपके सामने जनरल मैथ्स आ गया, मैथ्स के सारे चैप्टर आपके सामने एक एक करके यहाँ पर दे दिए, और फिर उसके बाद मैथ्स की पेडागोजी यहाँ पर आपके सामने दे दी, ठीक है, और एनईपी 2020 का रेफरेंस दे दिया। और देखो भाई साहब ने क्या कही है, ईएलपीएस अप्रोच के माध्यम से पढ़ाएंगे। अब इनको ये बताओ शिक्षा नीति 2020 जब कोई पढ़ेगा और उसमें मैथ्स के रेफरेंस के बारे में जानेगा, गणित के बारे में क्या क्या कहता है, तो खाली ईएलपीएस अप्रोच थोड़ी होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। अब बच्चा पता है क्या काम करेगा, शिक्षा नीति 2020 में खाली ईएलपीएस अप्रोच को पढ़ेगा, जबकि होती बहुत सारी चीजें भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए अपने दोस्त यार को बता देना भाई कि भाई सचिन सर की क्लास देख लेना, तरीके से एक जानकारी को देख लेना, वरना कंफ्यूज यहाँ पर हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए मैंने एक एक करके भाई सारी जानकारी आपको सामने दी। अगर मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, तो जिनका पेपर फर्स्ट है तो भाई उनके पास अपना डीएलएड होना चाहिए, मतलब अपना वो डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा का कोर्स हो। उसके अलावा पेपर सेकंड की बात करूं तो उसमें आपके सामने ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, और साथ में अपना डिप्लोमा कोर्स हो और उसके साथ ग्रेजुएशन हो, तो आप लोग पेपर 2 भी यहाँ पर दे सकते हो। तो ये क्राइटेरिया आप सभी को पता है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है भाई। पेपर 1 वाले अपना डिप्लोमा रखेंगे, पेपर 2 वाले अपना ग्रेजुएशन के साथ बीएड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ में अगर उनके पास में ग्रेजुएशन के साथ में पेपर 1 वालों के पास में ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड तो वो भी भर सकते हैं। तो ये आप सभी को पता है, तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो फ्रेंड्स एक एक करके मैंने इसके सिलेबस, पैटर्न, इसका क्राइटेरिया, कौन भर सकता है, सिलेबस, सारी चीज एक एक करके आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी। मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से